गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग शरीर क्रिया विज्ञान में 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में से मैंने 7 चैप्टर 7 अध्याय ख़त्म कर दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं हमारे लेक्चर्स में। पहला सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक। दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा स्केलेटन सिस्टम, अस्थि कंकाल तंत्र। चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। पांचवा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। छठा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और सातवां नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या स्नायुविक तंत्र। ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज 8वां चैप्टर अंतःस्रावी ग्रंथियां हम शुरू करने जा रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नलिका विहीन का नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। जब हमने सबसे पहला चैप्टर सेल एंड टिश्यू पढ़ा था तो उसमें जब ऊतक पढ़े थे तो ऊतक में हमने उसका पूरा वर्गीकरण जब देखा था तो उस समय हमने देखा था कि उपकला ऊतक जो है वो 2 तरह के हैं, ढकने और अस्तर बनाने वाले, और दूसरे ग्रंथियां। तो ढकने और अस्तर बनाने वाले जो हैं वो तो एक तरफ हो गए और जो ग्रंथियां हैं वो वापस से 2 तरह की थी, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। तो अब जब ग्रंथियों का चैप्टर चल रहा है तो हम वहीं से ही शुरू करेंगे कि हमारे शरीर में ग्रंथियां 2 तरह की होती हैं, एक तो नलिका युक्त और दूसरी नलिका विहीन। एक तो ट्यूब के साथ, नलिका के साथ कुछ भेजती है, जो भी रस भेजती है, और एक बिना नलिका के ही वो रस डायरेक्ट भेज देती है। तो जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं वो अपना श्रावण मतलब सिक्रीशन, कुछ लिक्विड वो सिक्रीट करती हैं। तो नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती हैं वो अपना श्रावण, वो स्वयं का सिक्रीशन नलिका के जरिए गंतव्य स्थान तक भेजती है। गंतव्य स्थान जो है वो बहुत सारे हैं भाई, जहाँ भी पाचन हो रहा है, मुंह में, अमाशय में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जहाँ भी गंतव्य स्थान है वहाँ नलिका के जरिए जो लिक्विड जाता है वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी है कि मुंह में लार ग्रंथियां होती है और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो एक सिक्रीशन सलाइवा जो है वो नलिका के जरिए मुंह में पहुंचाती है। ऐसे ही अमाशय में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, इनमें भी पहुंचता रहता है। और नलिका युक्त ग्रंथियां जो श्रावण बनाती है हम उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है और हमारे शरीर में ही बनता है, जो हम भोजन खाते हैं उसी से ही एंजाइम बनते हैं। तो नलिका युक्त ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में वो एक रासायनिक पदार्थ, एक सिक्रीशन बनाती हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम अपने गंतव्य स्थान पे, मतलब जहाँ भी उसकी ज़रूरत है हमारे शरीर में, वहाँ नलिका के जरिए पहुँचाया जाता है, भले वो मुंह में हो, अमाशय में हो, छोटी आंत में हो या फिर अग्नाशय में हो, कहीं भी नलिका के जरिए पहुँचाया जाता है। और दूसरी तरह की जो ग्रंथियां हैं वो है नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करती है, मतलब ये जो कोई एक लिक्विड बनाती हैं, हम उन्हें हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन भी एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है, वो भी हमारे शरीर में बनते हैं। तो हार्मोन नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं लिक्विड को, जो द्रव को सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं, हम उस द्रव को हार्मोन कहते हैं।
और ये हार्मोन जो है वो नलिका के जरिए नहीं पहुंचाया जाएगा, ये बिना नलिका के ही जैसे ही हार्मोन बनता है तो वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, और ब्लड जहाँ जहाँ सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में वहाँ वो हार्मोन जाता है, और जिस जगह हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ से वो ब्लड से ले लिया जाता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ हार्मोन को स्रावित करती हैं और वो बिना नलिका के रक्त में सीधा पहुंच जाता है। नलिका युक्त ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, वो नलिका के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। उसके बाद में जो इस चैप्टर में है कि कुछ ग्रंथियों के बारे में हमको पढ़ना है, और मुख्य ग्रंथियां जो हम इसमें इस चैप्टर में हम अभी पढ़ेंगे आगे, वो है चुल्लिका ग्रंथि, या फिर हम इसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, चुल्लिका या थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। दूसरी उपचुल्लिका ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरी है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथी अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। पांचवी है यौन ग्रंथियां, गोनेड्स यानी सेक्स ग्लैंड्स। और छठी है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। और लास्ट है थाइमस, जो कि एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 18 साल तक की बढ़ती है, उसके बाद गायब हो जाती है, लेकिन ये हमारे शरीर में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे। तो पहली हमने चुल्लिका ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि आम भाषा में भी सब यही कहते हैं कि भाई है ना, इसके थायराइड बढ़ा हुआ है, इसके थायराइड कम है, या ये थायराइड से पीड़ित। तो थायराइड नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि किस प्रकार बनी हुई है, क्या चीज़ सिक्रीट करती है, क्या इसका कार्य होता है। तो थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड दो खंडों की बनी होती है, दो खंड होते हैं, और वो श्वास नाल के दोनों तरफ पाए जाते हैं, और बीच में थायराइड के एक ऊतक होता है, संकड़ा सा ऊतक, उससे जुड़े हुए रहते हैं, और उस जुड़ी हुए स्थान को हम थायराइड का इस्थमस या संयोजक कहते हैं। मतलब थायराइड ग्रंथि दो खंड की बनी हुई है, बीच में एक संकड़ा सा ऊतक होता है, थायराइड ऊतक, और इस वाले भाग को हम थायराइड का इस्थमस या थायराइड का संयोजक कहते हैं। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, संरचना पढ़ते हैं, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो असंख्य पुटिकाओं से बनी होती है। मतलब अगर ये ग्रंथि है तो ये इस तरह से ऐसे छोटे 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 ये असंख्य पुटिकाओं से बनी होती है, मतलब छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनसे बनी होती है, और इन पुटिकाओं के ऊपर घनाकार उपकला ऊतक का एक कवर होता है। घनाकार उपकला ऊतक हमने जब ऊतक पढ़े थे उसमें उपकला ऊतक था, उपकला ऊतक में ढकने अस्तर बनाने वाले और ग्रंथियां, तो ढकने और अस्तर बनाने वाले में भी तीन थे, साधारण ग्रंथियां और स्तृत और परिवर्ती। तो जो साधारण था उसमें तीन तरह की थी, साधारण शल की उपकला ऊतक, साधारण घनाकार उपकला ऊतक और साधारण स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो वहीं से ही आप याद करेंगे कि किस तरह का बना हुआ था। जो घनाकार उपकला ऊतक थी ये इसका बेस था, और ऊपर जो है वो इस तरह से चौकोर 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 मतलब घन के आकार की कोशिकाएं एक के पास एक लगी हुई हैं, तो घनाकार उपकला ऊतक बन गया, और वो इन पुटिकाओं का कवर बनाता है। फिर कवर बनाने के बाद में एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे होती हैं, ये भी हमने ऊतक में पढ़ा था, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम क्या है, संयोजन करना, किसी को जोड़ना। तो घनाकार उपकला ऊतक का जो कवर है वो संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इन पुटिकाओं में बहुत अधिक ब्लड सर्कुलेशन होता है, और रक्त की सप्लाई मतलब ब्लड जो है वो बहुत अच्छे से आता है और वापस जाता रहता है। तो यहाँ इन सेल्स में रक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं
वो एक लिक्विड पदार्थ, एक तरल पदार्थ स्रावित करती है और वो तरल पदार्थ थोड़ा चिपचिपा सा होता है और उस चिपचिपे तरल पदार्थ के अंदर आयोडीन नामक यौगिक पाया जाता है। आयोडीन जो है वो एक तरह का मिनरल खनिज लवण है, जैसे सोडियम है, आयोडीन है, आयरन, मैग्नीशियम, कई सारे खनिज लवण होते हैं, तो उनमें ही आयोडीन भी एक चीज होती है। तो आयोडीन एक यौगिक है, खनिज लवण है, जो कि इस चिपचिपे तरल पदार्थ में पाया जाता है और ये तरल पदार्थ आयोडीन के साथ मिलकर एक एक्टिव तत्व, एक मतलब है ना क्रियाशील तत्व बनाती है और उसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। जो आयोडीन युक्त तरल पदार्थ है, चिपचिपा सा, जो इन कोशिकाओं से निकल रहा है, उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि का आंतरिक रस होता है। थायराइड ग्रंथि का जो आंतरिक रस है उसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। किसी भी रूप में लिखो, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि का आंतरिक रस है, या फिर थायराइड ग्रंथि का आंतरिक रस क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये इन पुटिकाओं में भर जाता है, वो पूरी भर जाती हैं और फिर वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में वो थायरोक्सिन आ जाता है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो अपना वहाँ फंक्शन करता है। संरचना के बाद में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य होते हैं? थायराइड ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रखंड, पीयूष ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि एक अग्रखंड होता है एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब होता है। अग्रखंड से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, पोस्टीरियर लोब से सिर्फ 2 ही होते हैं, लेकिन अग्रखंड से जो स्रावित होते हैं वो ऐसे हार्मोन होते हैं जो दूसरों पर कंट्रोल करते हैं और इसीलिए हम अग्रखंड को स्वामी ग्रंथि भी कहते हैं। वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि में पढ़ेंगे। तो यहाँ यह है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रखंड के द्वारा जो थायरोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, थायरोट्रोपिक हार्मोन वहाँ से निकलता है, वो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि का जो अग्रखंड है वहाँ से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, उसमें से एक हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि की क्रियाओं को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। उसके अलावा थायराइड ग्रंथि में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को यूज करना, और ऑक्सीजन को जब यूज करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो पूरा जो है वो अपचय रूपापचय, ये चयापचय यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो उन दोनों को मिला के चयापचय की क्रिया होती है। तो थायराइड ग्रंथि चयापचय की क्रियाओं में सहयोग करती है या चयापचय की क्रियाएं जो हैं वो संपूर्ण करवाती है, और चयापचय से ही ऑक्सीजन का यूज होकर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें निकास यानी वहां से वो निकलती है। उसके अलावा थायराइड ग्रंथि में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको भी वो नियंत्रित करती है। ये सब थायराइड ग्रंथि के कार्य थे। अब हम थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकला हुआ एक तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ जिसमें आयोडीन भरपूर है, ये हमने पढ़ लिया। अब थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं, जो भी हमने भोजन खाया उसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाता है, मतलब शरीर के उपयुक्त, जैसा हमको शरीर में जो यौगिक चाहिए उसमें वो उसको परिवर्तित कर देता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में भोजन को शरीर के उपयुक्त बनाता है, शरीर के अकॉर्डिंग बनाता है, और इसी से शरीर का समुचित विकास होता है। ग्रोथ जो होती है शरीर की सब तरह से
तो वो ग्रोथ थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। जो ऊर्जा बनी ऑक्सीकरण की क्रिया से, जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, ऑक्सीजन ले लिया उसने, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है एनर्जी के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और जल। तो जब जो ऊर्जा बनती है उसको ऊष्मा में भी थायरॉक्सिन परिवर्तित करता है, और ऊष्मा में परिवर्तित करने से जो हमारा टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो कंट्रोल रहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि, विकास मतलब ग्रोथ, मेंटेनेंस, इसके लिए जरूरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी हृदय गति को और हृदय के बल को भी बढ़ाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से जो हृदय के वर्क हैं, हृदय की जो गति है और जो उसका बल है वो बढ़ता है, और इसी से हृदय की गति बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की खपत भी थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा करता है। उसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन जब प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग में परिवर्तित होती है, मतलब गर्भवती के जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो धात्री माता में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रसव के बाद जो धात्री माता है उसके दूध में वृद्धि भी थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन होगा तो जो है दूध उसकी वृद्धि होगी, और वो दूध उसका बेबी जो है वो फीड लेता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा है और ये सब फंक्शंस वो कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो तो क्या होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो तो क्या होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर अल्प स्रावण मतलब कम सिक्रीशन होएगा तो क्या होगा इसमें, तो अल्प सिक्रीशन जो है, डेफिशिएंट सिक्रीशन से वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि ये वृद्धि करता है शरीर की, तो कम होगा तो शरीर की वृद्धि मतलब लंबाई चौड़ाई हर चीज़ रुक जाएगी, तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। और वृद्धि रुकने के साथ साथ में जो चमड़ी होती है वो भी मोटी हो जाती है और शरीर भी मोटा हो जाता है। अल्प स्राव से थायरॉक्सिन अगर कम स्रावित होता है तो व्यक्ति मोटा हो जाता है, चमड़ी उसकी मोटी हो जाती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका मेंटल स्टेटस कम हो जाता है, मतलब जो उसका आईक्यू लेवल है, मानसिक विकास उसका बहुत कम हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि बन जाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं स्रावित होता है बच्चों में तो बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। और जो गर्भ में स्थित बच्चे हैं, मतलब अगर किसी लेडी को हुआ है अल्पस्राव, मतलब अगर उसके थायरॉक्सिन नहीं बन रहा तो जो बच्चा है उसका भी विकास नहीं हो पाता, मतलब पूरे हाथ पैर, ये उसकी हाइट मतलब लंबाई, ये सब पूरा डेवलप नहीं होता। और जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर ये सब चीज़ें होती है बच्चों में तो जो कंडीशन होती है हम उसे क्रिटेनिज्म कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि क्रिटेनिज्म जो है वो किसके कारण होता है तो हम कहेंगे आयोडीन की कमी के कारण। और ये भी लिख सकते हैं कि क्रिटेनिज्म थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन आयोडीन से मिलकर बना हुआ है ना, तो आयोडीन की कमी के कारण क्रिटेनिज्म होता है। आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता, तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण भी क्रिटेनिज्म बनता है, मतलब थायराइड ग्रंथि समुचित कार्य नहीं कर पा रही है। और अगर यही चीज वयस्कों में हो, अगर एक एडल्ट में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उसका चयापचय जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। चयापचय कम हो जाता है, त्वचा सूखी हो जाती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं, मतलब बाल कम होने लगते हैं, गंजापन हो जाता है। उसका तापमान सामान्य से कम 98.4 डिग्री से कम रहता है, थोड़ा ठंडा सा रहता है वो, तो उसका तापमान कम हो जाता है। उसकी पल्स रेट, जो पल्स रेट होती है 72 बार 1 मिनट में 72 बार जो दिल धड़कता है अपन देखते हैं, हार्ट बीट जो होती है, तो पल्स रेट उसकी कम हो जाती है। अगर ये सब चीज़ें वयस्क में होती है
तो उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं मिक्सोएडिमा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मिक्सोएडिमा क्या है? मिक्सोएडिमा एडल्ट में यानी वयस्कों में होने वाली वो बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है, और आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन की कमी हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि मिक्सोएडिमा बीमारी थायरॉक्सिन की कमी के कारण वयस्कों में पाई जाती है। और उसमें क्या होता है, जो है त्वचा सूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, तापमान कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म चयापचय कम हो जाता है। ये सब था अल्पस्राव यानी डेफिशिएंट सिक्रीशन, मतलब कम, अगर हाइपो डेफिशिएंट सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन या अल्पस्राव एक ही चीज है। तो कम सिक्रीशन हुआ तो, लेकिन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है यानी हाइपर सिक्रीशन, अगर हाइपर सिक्रीशन ज़्यादा स्रावित होता है तो हम उसे अतिस्राव कहते हैं। और जो अतिस्राव अगर थायरॉक्सिन का होता है तो जो ये आँख की गोली है ये बहुत बाहर आ जाती है, कईयों की आँखें जो है वो बहुत बाहर बाहर निकली हुई रहती है। वैसे तो अपन अगर कभी कहते हैं कि भाई ज़्यादा आँखें बाहर नहीं निकाल, आँखें बाहर निकल के गिर जाएंगी, ऐसे कुछ नहीं गिरती है। जो आँख वाला चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे तो जो हमारी आँख का पूरी जो गोल है उसका 1/6 पार्ट ही हमको दिखाई दे रहा है, बाकी तो 5 भाग अंदर है, तो कभी भी आँख बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अतिस्राव में आँख की गोली बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, तब आँख की गोली यानी आई बॉल बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। और ऐसी कंडीशन को हम एक्सॉफ्थैल्मस भी कहते हैं। जब आई बॉल बाहर निकला हुआ होता है हम इसको एक्सॉफ्थैल्मस भी कहते हैं। और जब अतिस्राव है तो व्यक्ति में हार्ट बीट यानी हृदय की गति, जो पल्स रेट है वो, ब्लड प्रेशर यानी उसका रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें कम हो रहा है तो हाइपर सिक्रीशन में हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, पसीना भी अधिक आता है। और इसमें मोटा हो रहा है अल्पस्राव में, तो अतिस्राव में बहुत दुबला हो जाता है। इसमें चमड़ी मोटी हो रही है तो इसमें चमड़ी पतली हो जाती है। और व्यक्ति के अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो वो चिंता युक्त, बेचैन, आवेश युक्त ऐसे हो जाता है। और जो इसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं क्योंकि आयोडीन का भी इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे नेत्रोत्सेदी गलगंड, यानी इंग्लिश में एक्सॉफ्थैल्मिक गॉइटर। गॉइटर वैसे किसे कहते हैं? गॉइटर यानी घेंगा या गलगंड। गॉइटर जो रोग है हम उसको घेंगा या गलगंड कहते हैं। और गॉइटर कब होता है? जब आयोडीन की कमी होती है। और गॉइटर घेंगे में जो थायराइड ग्रंथि जो 25 ग्राम की होती है वो 250 ग्राम की हो जाती है, गले के अंदर होती है, और ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उसे हम गॉइटर यानी गलगंड कहते हैं। और इसमें आंखें बड़ी हो गई, आंखें बाहर आ गई, इसलिए इसका नाम एक्सॉफ्थैल्मिक गॉइटर यानी नेत्रोत्सेदी गलगंड कहते हैं। इसी में एक बीमारी का और नाम है कि जब बहुत ज़्यादा अतिस्राव है तो वो बीमारी का नाम है ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स बीमारी। क्वेश्चन में अगर आता है ग्रेव्स बीमारी जो है वो क्या होती है, तो ग्रेव्स बीमारी थायरॉक्सिन के अतिस्राव के कारण होती है। और जो ग्रेव्स बीमारी में क्या होता है, जो अतिस्राव में होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत होती है, आंखें बाहर निकली हुई होती हैं, तापमान जो है शरीर का वो बढ़ जाता है, और पल्स रेट जो है जो 72 होती है पर मिनट, नाड़ी की गति वो बढ़ जाती है, आयोडीन का जो लेवल है वो जितना होना चाहिए उससे अधिक बढ़ जाता है, पसीना अधिक निकलने लगता है, और ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत होती है। और इन सब चीज़ से रोगी जो है वो बहुत अनकम्फर्ट यानी रोगी हाँफने लगता है।
तो इस तरह से आज जो चैप्टर हमने चालू किया है वो है 8th चैप्टर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका विहीन ग्रंथियाँ, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स। बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं। तो जो नलिका युक्त होती हैं वो एक पदार्थ बनाती हैं, एक द्रव पदार्थ, उसको हम एंजाइम कहते हैं, और एंजाइम नलिका के जरिए उस जगह पहुंचता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, जैसे मुंह में लार ग्रंथियाँ सलाइवा पहुंचाती है। वैसे ही डक्टलेस ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक ऐसा द्रव स्रावित करती हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन जो है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है, रक्त के अंदर जाता है, और रक्त सब जगह पहुंच के वहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो दे देता है। ये तो बहुत जनरल सा है। फिर ग्रंथियाँ कितनी हैं? बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में। चुल्लिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उपचुल्लिका ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, यौन ग्रंथियाँ, गोनेड्स, अग्नाशय, पैनक्रियास और थाइमस। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हमने लिया है चुल्लिका ग्रंथि, या फिर हम इसको कहेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो श्वास नाल के दोनों तरफ दो खंड के बनी हुई होती है, बीच में थायराइड के इस्थमस जो एक ऊतक होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। अगर हम इसकी संरचना पढ़ें तो जो पूरा एक खंड है वो बहुत सारी पुटिकाओं से बना हुआ होता है, जो कि घनाकार उपकला ऊतक से बनी हुई होती हैं, और घनाकार उपकला ऊतक संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं, और इनके अंदर एक जो ये पुटिकाएं हैं इनके अंदर एक तरल पदार्थ बनता है चिपचिपा सा, जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है, और वो आयोडीन युक्त पदार्थ होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को हम थायराइड ग्रंथि का आंतरिक रस भी कहते हैं, और ये पुटिकाओं को भरने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन में यानी रक्त स्राव में पहुंच जाता है। थायराइड ग्रंथि के जो कार्य हैं वो बहुत सारे कार्य होते हैं। चयापचय की क्रिया करती है हमारे शरीर में, रासायनिक क्रियाएं करती है, और थायराइड ग्रंथि के कार्य को जो पीयूष ग्रंथि का अग्र खंड से निर्मित थायरोट्रॉपिक हार्मोन है वो इसकी क्रिया पर नियंत्रण रखता है, और थायराइड ग्रंथि ऑक्सीजन का खपत करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकालती है। थायराइड ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, शरीर की वृद्धि और विकास करता है, हृदय की गति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन जो है उसको बढ़ाता है, क्योंकि भोजन को वो शरीर के उपयुक्त बनाता है, क्योंकि शरीर की वृद्धि करने के लिए और प्रसव के बाद दूध की मात्रा भी माता में, धात्री माता में बढ़ जाती है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है तो हम उसे कहते हैं अल्पस्राव, हाइपो सिक्रीशन या डेफिशिएंट सिक्रीशन। जब अल्प स्राव होता है थायरोक्सिन का तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, चमड़ी मोटी हो जाती है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो मंद बुद्धि हो जाता है, और अगर गर्भ में स्थित बच्चा है तो उसका विकास भी नहीं हो पाता, और बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो अगर बच्चों में ये सब होता है तो हम उसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। मतलब अगर बच्चों में मानसिक स्थिति कम हो रही है, चिड़चिड़ापन हो गया, मोटा हो गया, चमड़ी मोटी हो गई, तो वो क्रिटिनिज्म की स्थिति होती है। अगर वयस्कों में अल्पस्राव होता है तो हम ऐसी स्थिति को मिक्सोएडिमा कहते हैं। मिक्सोएडिमा में त्वचा सूखी हो जाती है, चयापचय कम हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं, और पल्स रेट जो हमारी नाड़ी की गति है और टेम्परेचर वो कम हो जाते हैं। जब थायरोक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है हम उसे हाइपर सिक्रीशन या अति स्राव कहते हैं। थायरोक्सिन के ज़्यादा निकलने से आँख की गोली यानी आई बॉल बाहर की तरफ आ जाती है और उसे हम एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पसीना अधिक आता है, व्यक्ति दुबला हो जाता है, उसकी चमड़ी पतली हो जाती है और उसको बड़े टेंशन, चिंता, आवेश ये सब हो जाता है। तो जो उसकी आंखें बाहर आई हुई हैं
आयोडीन ज़्यादा होने के भी कारण तो हम इसे नेत्रोत्सेदी गलगंड भी कहते हैं। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और जो सिंपल गॉइटर है उसमें आयोडीन की कमी होती है इसलिए उसे गॉइटर कहते हैं, और ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है, इसमें आयोडीन ज़्यादा है और आँख की गोली बाहर आई हुई होती है। इसी का एक समझ लीजिए पार्ट है कि अगर अतिस्राव होता है तो एक बीमारी ग्रेव्स बीमारी होती है, और ग्रेव्स बीमारी में शरीर में आंखें बाहर आ जाती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, आयोडीन का लेवल, आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, पसीना अधिक आता है और रोगी हाँफने लगता है। इस तरह से जो ग्रंथियां हैं उनमें चुल्लिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम लेंगे उपचुल्लिका यानी पैराथायराइड ग्लैंड। थैंक यू।